पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में एसजेएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे है। देखना होगा भारतीय बाजार किस तरह की शुरुआत करते हैं। 45 अंक ऊपर पहली टिकाती हुई सेंसेक्स पर अब 3 अंक ऊपर है, लेकिन निफ्टी 20 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक उतना ही जितना एसजेएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा था। अब 40 अंकों का नुकसान दिखेगा आपको निफ्टी में। आइए स्टॉक्स पर डालते हैं नजर। कौन से स्टॉक एक्शन में? यहाँ पर इंडसइंड बैंक 1.5% की मजबूती दिखाता हुआ, केन इंडिया 1.5% मजबूत है, लेकिन लुपिन 10% नीचे है। यहाँ पर काफी सारे एफआईज अब डाउनग्रेड करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और उसका असर लुपिन में पहली टिक के तौर पर दिख रहा है। 4% नीचे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल का स्टॉक है। एनटीपीसी 3% नीचे, वेदांता में 2.5% की कमजोरी, टाटा मोटर्स भी नीचे खुलने के आसार दिखाता हुआ। यही वजह कि 25 अंक नीचे आपको दिखेगा निफ्टी और 65 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको नजर आएगा। रुपए की चाल पर नजर डालेंगे, वहां पर किस तरह का रुझान आज देखने को मिलता है। 63.97 रुपया लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है। 64 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ, और दमदार कमजोरी है आज के सेशन में 20-21 पैसे की। तो 3 सेशन में ही रुपया 63.40 से सीधा 64 की रेंज में पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो 1% की कमजोरी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में रुपए में बन चुकी है। तो रुपए में गिरावट गहराती हुई दिख रही है, और 64 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रुपया इस वक्त पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त का रुझान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। फणी शेखर, राकेश बंसल और दीपेश मेहता हमारे साथ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके चार्ट्स देखकर बताएं राकेश, क्या ट्रेड बनेगा? क्योंकि नतीजे जो आए कल बाजार बंद होने के बाद थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। नुकसान था 60 करोड़ का, उससे प्रॉफिट में आई है कंपनी। 20 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, और इनकम में भी लगभग 12% की बढ़त, 2000 करोड़ के आसपास सेल्स का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। क्या तेजी की पोजीशन बनाने की राय होगी आपकी यहाँ? बिल्कुल अनिल जी, तेजी की पोजीशन बनाने की राय है। चार्ट्स भी क्लियरली पॉजिटिव हैं। कल स्टॉक की क्लोजिंग 3588 के अराउंड है। नीचे में 3500 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने इन स्तरों को नीचे में नहीं तोड़ा है, और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मोमेंटम इंडिकेटर सजेस्ट करते हैं, ऊपर में 3780, 3790 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। फनी, हमने देखा एल्स्टॉम इंडिया के नतीजे कमजोर आए परसों। कल एल्स्टॉम टीएनडी ने कमजोर नतीजे पेश किए। आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स एबीबी के नंबर्स हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेस से आपकी? देखिए, दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक, नतीजे जो हैं चूंकि बाकी कंपनियों के कमजोर हुए हैं, ब्रॉडली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कमजोर नतीजे आने की उम्मीद है। लेकिन ये वही स्पेस है जहां पे कि सबसे ज्यादा हम पब्लिक स्पेंडिंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर हालांकि कमजोर हो, लेकिन अगर आप आने वाले कम से कम 3 या 4 क्वार्टर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये स्पेस आपको मजबूत नतीजे देगा। तो अगर आपने निवेश नहीं किया है, तो अगर और नतीजे कमजोर आते हैं जिसके कारण स्टॉक करेक्ट होता है, तो आप निवेश की सोच सकते हैं। और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नजर फिलहाल नहीं आती। बैंक ऑफ बड़ौदा, दीपेश, क्या खरीदारी का मौका दिखता है आपको इस स्टॉक में? खबर एक पॉजिटिव आती दिख रही है, और वो ये कि एफआईएस के लिए अब फ्रेश खरीदारी की लिमिट खुलती हुई दिख रही है, और आरबीआई ने कहा है कि अगर एफआईएस चाहें तो आप खुले मार्केट से यहाँ पर और परचेज कर सकते हैं। क्या स्टॉक में कहीं कोई रिबाउंड होने के आसार है? क्या खरीदारी करेंगे? कोई शॉर्ट कवरिंग होगी? पूरा स्टॉक में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो काफी शॉर्ट्स थे। पूरे पीएसयू बैंकिंग में काफी शॉर्ट्स थे, बट ये लेवल्स पे यहाँ से अग्रेसिव शॉर्ट्स करना तो कहाँ भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। कहाँ भी नीचे भी अगर देखें तो कहाँ भी पूरे बैंक निफ्टी एज अ होल में कहाँ भी 1% से ज्यादा डाउनफॉल, 1-1.5% से ज्यादा डाउनफॉल भी नहीं लग रहा है। तो समवेयर जो भी बीटन डाउन स्टॉक्स है, जो हेवीली बीटन डाउन इन टर्म्स ऑफ पीएसयू कंसर्न, अगर किसी में भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग होने की उम्मीद है। जो हो सकता है पॉसिबल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हो। तो यहाँ से एक अगर कहाँ भी एक अपसाइड होने का चांस लगता है, तो अंदर से शॉर्ट्स काफी कवर हो सकते हैं, और एक इंट्राडे बेसिस पे भी 3 to 4% का अपसाइड इजीली मिल सकता है। राकेश, रैलिस, इसके नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए। मुनाफा 11% घटा, रेवेन्यूज फ्लैट थे, एबिटा मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? चार्ट्स एकदम न्यूट्रल है हेमंत। हम देखें तो ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छी रैली नतीजों से पहले दिखाई थी, और पिछले 3-4 दिनों से एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर 260, 265 एक सप्लाई एरिया है, और निचले लेवल्स पे देखें 240, 245 एक सपोर्ट है। स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के नजरिए से मुझे नहीं लगता है कि चार्ट्स देख के टेक्निकली कोई नई पोजीशन इसमें बाइंग या सेलिंग की बनती है। लेकिन क्या
ऐसी पोजीशन एनबीसीसी में बनती है राकेश, क्योंकि खबरों के दम पर ये स्टॉक काफी तेजी दिखाता है। आज खबरें बड़ी पॉजिटिव है, 435 करोड़ का एक रीडेवलपमेंट ऑर्डर प्रोजेक्ट करने ये जा रहे हैं, ये खबर आई है। एनबीसीसी के स्टॉक पर क्या रहा है, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, क्लियरली बाइंग का स्टॉक है। नीचे में डाउन साइड देखें तो 950 पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, और स्टॉक जिस तरीके से अनिल जी स्टॉक का चार्ट पैटर्न है वो दर्शाता है कि स्टॉक एक नए लाइफ टाइम हाइज की तरफ जा रहा है। ना सिर्फ एक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा बल्कि ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करने का भी पोटेंशियल रखता है। क्लियरली मेरा ऐसा मानना है बाइंग करनी चाहिए गिरावट पर। ऊपर पर 1080 1085 एक सप्लाई एरिया है, बट जिस तरीके से टेक्निकली ये प्लेस्ड है मुझे लगता है कि 1085 के लेवल्स को स्टॉक निकाल देगा और ऊपर में 1130 1140 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली बाइंग करके चलना चाहिए स्टॉक के अंदर। ऑलराइट, चलिए वक्त हो गया यहाँ पर अब ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताने का। पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, किस तरह की कॉल्स ज्यादा हैं, बाय की ज्यादा हैं या फिर बिकवाली की ज्यादा है? जी, ज्यादातर आज खरीदारी की ही कॉल्स निकल कर आ रही है। जानकारों का रुझान तेजी की तरफ आज देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। ग्लोब कैपिटल की नीरव वखारिया ने पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि कंसोलिडेशन 185 से 195 के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज दिखने के बाद अब स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगले 3 दिनों में 210 तक के लेवल इस काउंटर में देखने की उम्मीद है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। दूसरा कॉल में जय ठक्कर ने आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है और 260 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश, बताइए आज आप भी खरीदारी की राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, डेफिनेटली खरीदारी की राय है और मेरा ऐसा मानना है कि मिड कैप की तरफ रुझान रखना चाहिए जहां एक्चुअल में एक्शन देखने को मिल रहा है। पहला कॉल एनसीसी पे होगा, एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। मेरा ऐसा मानना है 81 रुपीज 40 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी को खरीदना चाहिए 94 रुपीज के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल है पेनिसुला लैंड पर, रियलिटी कंपनी है, एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है 22 रुपए पे एक अच्छा बेस बना है, 22 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के पेनिसुला लैंड को बाय करना चाहिए 28 रुपीज के टारगेट के लिए। थैंक यू राकेश। आखिरी कॉल भी मिड कैप काउंटर से ही निकल कर आ रहा है। हेमंत कापड़िया ने फेडरल बैंक से बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि तमाम बैंकिंग काउंटर्स में इस पर कंसर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी कमजोरी देखने की उम्मीद की जा रही है। 2 से 3 दिन में 67 तक के लेवल की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। ज्यादातर रुझान आज मिड कैप काउंटर्स में और 5 में से 4 कॉल्स में तेजी करने की राय। चलिए, ज्यादातर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात है कि प्री ओपनिंग सेशन पे उतना बुरा नहीं दिख रहा जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था। हरे निशान में सेंसेक्स दिख रहा है और निफ्टी महज 2 पॉइंट नीचे सेटल होने देते हैं कि क्या हमेशा की तरह आज भी एसजीएक्स निफ्टी की विपरीत बाजार थोड़े बेहतर खुल सकते हैं या नहीं। लेकिन कुछ स्टॉक जो प्री ओपनिंग सेशन में एक्शन में दिख रहे हैं, रिलीज 8% कमजोर दिख रहा है, वहीं जीएम ब्रूरीज 15% ऊपर दिख रहा है। इसके चार्ट पर एक राय ली जाए आपसे राकेश। जीएम ब्रूरीज बेहतरीन नतीजे पेश किए इस स्टॉक ने भी कल बाजार बंद होने के बाद। सारे लीकर कंपनियों के नतीजे हेमंत हो क्या रहा है शुक्रवार देखिए, जीएम ब्रूरीज ने भी 4 करोड़ 4.5 करोड़ से मुनाफा बढ़ाकर 16 करोड़ किया है और सेल्स 75 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़। क्या कहेंगे, क्या लेवल्स अहम है या राकेश इसके चार्ट्स पर? अनिल जी, अगर हम देखें तो लिकर कंपनीज में बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर जीएम ब्रूवरीज का ही है। काफी बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए स्टॉक एक्सेलेंट बाय है। अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो 166 रुपीज 50 पैसा एक सपोर्ट है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और अनिल जी, जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये जो इसके 2006 के ऑल टाइम हाइस थे 182 को, स्टॉक उनको तोड़ने की तैयारी पर है और मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में, महीने भर में एक डबल सेंचुरी लगाएगा और प्लस उसको पार करके ऊपरी स्तरों पर सस्टेन भी करेगा। एचसीएल टेक, ये शेयर कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर राकेश? एक खबर आई है कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है यूएस की कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जो कंपनी देती है बैंकिंग क्लाइंट्स को, और इनके करीब 100 से ज्यादा बैंकिंग क्लाइंट्स हैं सीएससी के। एचसीएल टेक में थोड़ी मजबूती के संकेत मिल रहे हैं इस जॉइंट वेंचर के अनाउंसमेंट के चलते। आज चार्ट्स आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं या अवॉइड करना चाहिए इसे? नहीं हेमंत जी, अवॉइड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एंटायर आईटी स्पेस अच्छा लगता है। आईटी स्पेस में सिर्फ एक टीसीएस एकमात्र स्टॉक है जिसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिखाया है। एचसीएल टेक
भी ऐसा लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है। ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया है 970 के ऊपर और कल हल्की सी करेक्शन ली थी निचले स्तरों पर। 945, 946 एक अच्छा बेस है। क्लियरली मेरे को ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, एक अच्छी रैली स्टॉक में बन सकती है। 1020, 1025 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और ये कुछ स्टॉक्स जो वायदा कारोबार के बैन में आए हैं कल, सेंचुरी टेक्सटाइल और सीएट। दीपेश, क्या ट्रेड होना चाहिए? अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस हैं तो क्या बेचकर निकल जाए इन दो शेयरों में? अब वायदा कारोबार में 4 स्टॉक बैन में आ चुके हैं, एमटेक और इंडिया सीमेंट तो पहले से ही थे। सेंचुरी तो ट्रैक नहीं किया हुआ है, बट सीएट के तो अंदर काफी अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा ही दिख रहा है। सो अभी भी एक ऊपर में 820, 825 का एक रूम है। सो 20-25 पॉइंट ऊपर में एक अपसाइड अभी भी है। नीचे में 780 का एक स्टॉप लॉस मान के एक अपसाइड 20-25 रुपए का अपसाइड प्ले कर सकते हैं अगर सीएट में करना है तो, बिकॉज पूरा एक स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुली इमर्ज होकर आया है। ट्रिमेंडस लॉन्ग्स बने हैं। अगर 720 से अगर इनकी रैली देखूं, 720 से लेकर 780 तक पूरे फ्रेश लॉन्ग्स इसके अंदर दिखे तो 780 एक ऐसा लेवल है जहां जिसके नीचे अगर स्लिप होता है तो समवेयर अनवाइंडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो एट करंट लेवल्स द स्ट्रैटेजी शुड रिमेन। अगर कोई पोजीशन ले ली है तो होल्ड करने की सलाह दूंगा। फ्रेश पोजीशन ना बना, बिकॉज एक रिस्क रिवॉर्ड 20 रुपया ऊपर में 20-25 रुपए की अपसाइड दिख रही है। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज फ्रेश पोजीशंस नहीं अच्छी लग रही है। कंपैरेटिवली दूसरे स्टॉक्स काफी अच्छे हैं ये लेवल्स पे। सो सेंचुरी तो ट्रैक नहीं किया हुआ है, बट सीएट में अभी भी होल्ड स्ट्रैटेजी रहेगी। फनी, एक्सिस बैंक के नतीजे आ जाने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि मुनाफा करीब 17% बढ़ सकता है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने की बात भी कर रहे हैं कुछ लोग। 0.5% की बढ़त के साथ ये शेयर इस समय आज प्री ओपनिंग सेशन में कारोबार कर रहा है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सिस बैंक से? देखिए, मुनाफे पे लगभग हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन है। हालांकि एसेट क्वालिटी को देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सिस बैंक का बड़ा एक्सपोजर एसएमई सेक्टर के लिए रहता है और वहां पर एसेट क्वालिटी का जो है इम्प्रूव होना, एटलीस्ट हमने अभी तक जिस प्रकार के नतीजे देखे हैं, अगर होता है तो बहुत मुझे लगता है सरप्राइजिंग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नहीं भी होता है एसेट क्वालिटी वहां इम्प्रूव, तो भी जो है बैंक की वैल्यूएशंस इस समय कंफर्ट जोन में है, considering that it is one of the faster growing private sector banks। और HDFC बैंक और ICICI बैंक के वैल्यूएशंस के कहीं न कहीं बीच में जो है बहुत स्वीट स्पॉट में एक्सिस बैंक है। तो अगर एसेट क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से कम इंप्रूव होती है और स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो ये मुझे लगता है कि अच्छा मौका होगा लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर इन प्राइवेट बैंक्स पर, जहां पर आज एक्शन दिख सकता है। ल्यूपिन 0.5% मजबूत दिख रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में, और उस लिहाज से अगर ऊपर खुले तो क्या दीपेश शॉर्ट करने का मौका है इस स्टॉक को? सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं लुपिन के अंदर। पूरा फार्मा सेक्टर एक अच्छा नहीं लग रहा है सिवाय उनमें जिनमें न्यूज है, बट ये स्पेशली लुपिन के अंदर तो कल काफी शॉर्ट्स बने, काफी डिलीवरी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग भी दिखी है। तो एक हायर लेवल्स अगर आपको कहा भी एक 1760, 1770 के अगर दिखे तो कोई भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में भी फंसे हो तो वो एक लेवल है जहां आप अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर में अगर कोई रिस्की ट्रेडर्स हो तो उछाल पे 1800, 1850 की कॉल भी बेच सकते हैं एक्सपायरी के लिए आज से। टीवीएस मोटर के नंबर्स पर भी आज सबकी नजर बनी रहेगी। मुनाफे का एक्सपेक्टेशन है कि 35% बढ़ सकता है, लेकिन कल जिस तरह से बजाज ऑटो से डिसअपॉइंटमेंट लगी, कुछ लोग कल कॉशियस हो गए थे। मुश्किल से लाल निशान में ही जाकर ये बंद हुआ था, हरे निशान में कल तो नहीं टिक पाया था। लेकिन आपसे राय लेना चाहूंगा चार्ट्स पर, कैसा लगता है राकेश आपको ये शेयर? हेमंत, चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव हैं दोनों के। जैसे आपने बजाज ऑटो से कंपेयर करा, दोनों का एक फर्क था। बजाज ऑटो नतीजों से पहले ऑलरेडी एक रैली ले चुका था और काफी ओवरबॉट था। टीवीएस मोटर देखें तो नतीजों से पहले एक ब्रेकआउट की तैयारी पे खड़ा हुआ है। नीचे में 255 रुपए एक अच्छा बेस है और ऊपर में अगर स्टॉक 272 के ऊपर निकलता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तब स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। ऊपर में 300 रुपए के लेवल्स भी मुमकिन है। ओके, तो ये राय आती हुई। चलिए, बाजारों के खुलने की तैयारी और बता दूं आपको, प्री ओपनिंग सेशन से संकेत काफी मजबूती के है। 20 अंकों पर दिखा है सेंसेक्स और निफ्टी महज 2 अंक नीचे है, यानी कि फ्लैट
शुरुआत होती दिखेगी भारतीय बाजारों के। मिड कैप इंडेक्स 1.4% के आसपास की मजबूती दिखाने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। सेंसेक्स टॉप गेनर के तौर पर 1% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक भी मजबूत खुलेंगे आज, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कमजोरी रहेगी गेल और विप्रो में। यहां पर अपने नतीजों के बाद 2.5% नीचे गेल दिख रहा है और 1% नीचे विप्रो दिख रहा है। टाटा मोटर्स कल के गेंस के बाद थोड़ा कमजोर हो सकता है। हीरो मोटोकॉर्प भी थोड़ी ठंडी शुरुआत कर सकता है, लेकिन पीएनबी और एसबीआई भी आधा % नीचे दिख रहे हैं। तो बैंक्स थोड़े कमजोर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये संकेत आते हुए इस वक्त पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 16 अंक ऊपर शुरुआत की है सेंसेक्स ने, अब 10 अंक नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 7 अंक नीचे निफ्टी है। तो मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की कमजोरी है, लेकिन कोई खास बहुत ज्यादा हो वैसा नहीं। आइए स्टॉक्स पर डालते नजर। गेल 2% नीचे, विप्रो 2% नीचे, वेदांता में 1% के आसपास का नुकसान, टाटा मोटर्स 1.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक में भी यहां पर इस वक्त नुकसान दिखेगा। तो बैंक्स थोड़े कमजोर हैं और इसके अलावा नतीजों का ही एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है इस वक्त बाजार में। टाटा मोटर्स 1.25% का नुकसान दिखाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। मजबूत क्या है? चेन इंडिया आज फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है, 1.25% की तेजी वहां पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर एफआईज की तरफ से और फ्रेश खरीदारी की लिमिट खुलती हुई दिख रही है, 1% ऊपर। एक्सिस बैंक अपने नतीजों के पहले हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो कल की गिरावट से उभरकर तेजी में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। टीसीएस 0.5% मजबूत है। आइए वायदा कारोबार का रुख करें, यहां पर किस तरह का कारोबार है इस वक्त और मजबूत शेयरों की पहले बात करें अगर वायदा कारोबार में, तो आप देखेंगे बायोकॉन टॉप गेनर 3% ऊपर है, वोखाड़ में 1.5% की मजबूती। तो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं। सन टीवी 1.5% मजबूत है और दीवान हाउसिंग फाइनेंस यहां पर 1% की तेजी है। इनको म्यूचुअल फंड कारोबार करने की अनुमति मिल चुकी है, इसका फायदा मिल रहा है स्टॉक की प्राइस में। कमजोर 3% नीचे गेल टॉप लूजर, लुपिन 2% नीचे 1700 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। लुपिन में तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। आईबुल हाउसिंग 2% नीचे, एमएनएम फाइनेंस आज नतीजों के पहले लुढ़कता हुआ 260 के नीचे 2% नीचे। ये भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स आज नंबर देगा, यहां पर भी कमजोरी है 1.5% की और विप्रो 1.5% नीचे होता हुआ दिख रहा है। बाजार कमजोर ज्यादा होते दिख रहे हैं, इस वक्त कल के लो लेवल को तोड़ चुके हैं। 8570 का लेवल है निफ्टी पर, 17 पॉइंट नुकसान के साथ 1/4% नीचे है, 70 अंक नीचे सेंसेक्स है। मिड कैप इंडेक्स बड़ी मुश्किल से हर निशान में बने हुए हैं। बैंक निफ्टी में 1/4% की कमजोरी। तो दबाव शुरुआती कारोबार में बाजार पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत कहां नजर है आप? रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर है, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। हर निशान में इसने ओपनिंग दी है, 1050 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे। एक्सिस बैंक जिसके परिणाम आने वाले हैं वो 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा टीवीएस मोटर जिसके नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन थी कि 35% मुनाफा बढ़ सकता है, ये भी देखिए करीब 1.5% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। क्रॉम्पटन और एबीबी जिनके नंबर्स आज आएंगे, आप देखिए क्योंकि खराब प्रदर्शन दूसरे इनके पीयर्स ने दिखाया, कंपनी में थोड़ा प्रेशर आज बनता हुआ। एबीबी बिल्कुल सुस्ती के साथ फ्लैट ट्रेंड में इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन स्टार परफॉर्मर्स अगर आप ढूंढने निकले तो नतीजों के बाद जीएम ब्रूवरीज ही है, 20% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर पर भी नजर रखते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस समय फिलहाल विंटेक लिमिटेड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ल्यूपिन ने जिस कंपनी को एक्वायर किया है यूएस में, उसकी जो लिस्टेड कंपनी है, इंडिया में सब्सिडरी, आप देखिए कल की 20% की रैली के बाद 14% का अपटिक यहां पर, लेकिन कुछ खास वॉल्यूम्स इसमें होते नहीं है। 16% ऊपर है इस समय ये शेयर। जीएम ब्रूवरीज पर नजर रखिए, यहां पर 18% की बढ़त देखने को मिल रही है। एस्कॉर्ट्स 3% ऊपर। छोटे मझौले शेयरों में आज भी अच्छा प्रदर्शन है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी जहां लाल निशान में दिख रहा होगा आपको, वहां मिड कैप इंडेक्स देखिए आप हरे निशान में है। आज फिर से सीसीएल प्रोडक्ट्स एक ऐसा स्टॉक नतीजों के बाद से लगातार रनअप दिखा रहा है ये शेयर, और आज भी देखिए हर निशान के साथ 1.5-2% की बढ़त देखने को मिल रही है। एनसीसी, जैकॉप, एचडीआईएल, सुजलॉन, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। और बाजार वोलेटाइल होकर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल के लोज को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश। हालांकि आज का लो जो दिख रहा है वो 8560 का दिख रहा है, यानी कि कल के लो से थोड़ा नीचे हम जरूर फिसले, ऊपर की तरफ 8590। तो ये रेंज है इस वक्त बाजार की ट्रेडिंग की। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती थोड़ी सी राहत देने वाली जरूर आपको दिख सकती है, ये इस वक्त संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो और रिजल्ट्स के दम पर जो बड़ा एक्शन है, साफ तौर पर रिलीज अब 8% नीचे होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अच्छी मार पड़ती हुई दिख रही है और जीएम ब्रूवरीज सर्किट लगने की तैयारी में 20% ऊपर दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, बायोकॉन अब हरी निशान में। एक और स्टॉक जहां पर खबरें आ रही, कतर एयरवेज स्पाइस जेट में हिस्सा खरीदारी करने का मन बना सकती है, कुछ करार हो सकता है। 4% ऊपर ये स्टॉक खुलता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। चलिए 8580 पर है इस वक्त निफ्टी। और दीपेश, अगर इंट्राडे एक ट्रेड लेना हो निफ्टी पर इस लेवल पर क्या होगा? तो एक अगर आप देखें तो एक जिस हिसाब से ओपनिंग हुई थी तो उस हिसाब से एक सेल का ही मूड बन रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस
20 का एक स्टॉप लॉस मान के एक सेल कर सकते हैं निफ्टी के ऊपर। दीपेश, ये भी बताइए कि M&M फाइनेंशियल्स करीब 1.25% नीचे है, आज इसके परिणाम भी आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस काफी लो हैं इससे, यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस अब तक बन चुकी हैं और क्या ट्रेड बनता है अगर इस समय किसी को करना हो तो? एक सेकंड। M&M फाइनेंशियल्स करीब 1.5% नीचे, 261 का भाव। आप अगर इसका एक तो पूरा ओवरऑल ऑप्शन का भी स्ट्रक्चर देखें तो काफी ऑप्शन लिक्विड है, तो एक 260 का एक काफी अहम सपोर्ट है इसके अंदर अगर वो ट्रेड करता है अगर इसके नीचे तो जाके एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कोई भी पोजीशन क्रिएट की हुई है अगर नुकसान हो रहा हो तो ये लेवल्स पे एग्जिट ना करे, एक 260 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान के इसके अंदर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी रखें। ओके, लेकिन इस बीच एक स्टॉक एबीजी शिपयार्ड ये आपके सामने लेकर आएंगे, यहाँ पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से, और बीएससी पर अगर आप देखें तो एक बड़ा ट्रेड हुआ है, 65 लाख शेयरों का ट्रेड होता हुआ दिखा है इस स्टॉक में, और लगभग 13.25% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। बड़ी साइजेबल ट्रेड होती हुई दिख रही है, काफी साइज में बड़ी कही जा सकती है। 65 लाख शेयर है, 13.25% हिस्सेदारी, लेकिन जो प्राइस पर हुआ है वो है 198 और स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी अच्छी खासी बढ़त के साथ 204 के आसपास, 4% के आसपास की यहां पर तेजी हो चुकी। तो एबीजी शिपयार्ड में प्राइस और वॉल्यूम दोनों के लिहाज से आज एक बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसके चार्ट्स देखकर बताएं राकेश, क्या हो रहा है इस काउंटर पर और क्या लेवल्स हैं इसके लिए? हम आज 13.25% हिस्सेदारी बदली है कंपनी की। अनिल जी, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट है। 196 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, और अनिल जी टेक्निकली देखें तो 243, 244 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे टेक्निकली ऐसा लगता है कि स्टॉक एक नॉन स्टॉप रैली दिखा सकता है अगले 2-3 दिन में 244, 245 के स्तरों तक का। अभी भी जैसे 4% बढ़ा है, मेरे को नहीं लगता है कि देरी हुई है, इन स्तरों पे भी स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। नीचे में 195 के ऊपर ब्रेकआउट है, 190 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। अनिल जी, मॉर्निंग के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ऑटो स्पेस के अंदर, एस्कॉर्ट्स के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है, 144, 145 का बैरियर स्टॉक ने तोड़ा है। हालांकि ओपनिंग 150 पे हुई है, वहां से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, बट अगर ये स्टॉक 145 के ऊपर आज क्लोजिंग लेने में कामयाब हो जाता है तो टेक्निकली मुझे लगता है कि एक नॉन स्टॉप रैली 170 तक की ऊपर में देखने को मिल सकती है। दीवान हाउसिंग भी आप देखिए काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, कल इसके नतीजे भी आए थे। इसमें किस तरह की पोजीशंस दीपेश बनी? आज भी एक पॉजिटिव खबर है यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड्स कारोबार में उतरने के लिए भी इनको एक लाइसेंस मिला है। कल हमने देखा था 1:1 का बोनस भी इसने दिया था। क्या करना चाहिए यहाँ पर? 500 एक ऐसा लेवल है जहाँ अपना मुनाफा वसूली कर सकते हैं ट्रेडर्स, अगर ये एक्सपायरी के लिए से बात करूं, बट एक कंसोलिडेटिंग रेंज में लग रहा है, एक 470 और 500 के रेंज में, तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं अगर टुवर्ड्स 470 टुवर्ड्स ट्रेड करता है, और अगर 500 के टुवर्ड्स दिखता है तो ये एक्सपायरी के लिए ऐसे स्पेशली बोल रहा हूँ, तो एक 30 पॉइंट का रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है और 500 के नियर एक मुनाफा वसूली कर सकते हैं अपने ट्रेडर्स। ओके, तो ये राय आती है फिलहाल दीवान हाउसिंग के स्टॉक पर। लेकिन आज निफ्टी में दो टॉप गेनर देखें तो दोनों ही बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर एफआईएस की लिमिट खुली है, एक्सिस बैंक जहां पर आज नतीजे आने वाले, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट यहां से आता हुआ दिख रहा है, वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी 1/4% कमजोर आपको इस वक्त नजर आएगा, और जो कुछ भी दबाव है वो नतीजों की वजह से ही, गेल जिसके नतीजे कल आए थे 2.5% नीचे, विप्रो 2.5% नीचे, तो यहां से दबाव बनता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। ऐसे में यहां पर राय लेना चाहता हूं आपसे वेदांता के स्टॉक पर। दीपेश, क्या यहां पर अब भी शॉर्ट करने का मौका है? कल हमने केन और वेदांता में बड़े मुंह आते हुए देखे थे, खासतौर से केन काफी तेजी से बढ़ा था, लोगों को लग ये रहा है कि शायद ये डील, ये मर्जर जो है वो अटकता हुआ दिखे। क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप वेदांता में? सी ऑनेस्टली बहुत ये न्यूज ड्रिवन हो चुका है, बिकॉज अगर यहाँ पे शॉर्ट करें तो रिस्क लेवल काफी हाई है, फिर भी कहाँ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट तो दिख ही नहीं रहा है पूरे स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें तो आज भी एक वीक नोट पे ही खुला हुआ है स्टॉक, और ऊपर में अगर आप देखें तो एक 136.50 एक लेवल है जहां आप सेल करके चल सकते हैं ये स्टॉक को, बट द रिस्क लेवल विल रिमेन वेरी हाई। कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट की न्यूज आई तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 139.50 मान के चले स्टॉक के अंदर, और एक सेल ऑन राइज या ये लेवल पे भी एक सेल मान के चल सकते हैं स्टॉक पे।
जेपी एसोसिएट्स, इस स्टॉक पर नजर रखिए और इस ग्रुप पर नजर रखिए। जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा। जेपी एसोसिएट्स के लिए खराब खबर आती हुई, केयर रेटिंग ने जेपी एसोसिएट्स की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करा है और डिफॉल्ट दिया है। बैंक की फैसिलिटी और इंस्ट्रूमेंट्स को डिफॉल्ट रेटिंग इन्होंने दी है। आप देखिए इस खबर के चलते यहां पर एक तेज गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। 3% नीचे, 10 रुपए के नीचे आने की बात काफी समय से हो रही थी फणी इस कंपनी के लिए। बताइए आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को और इस शेयर पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बैलेंस शीट के जानकारों के लिए जो है, मुझे नहीं लगता कि केयर रेटिंग का इंतजार था ये बताने के लिए कि इनकी क्या हालत है। तो रेटिंग एजेंसी हमेशा लेट, वो तो आप लेट देती हैं, ये एक बार फिर से साबित हो रहा है, लेट जागती हैं। देखिए बैंकों को मालूम था, निवेशकों को मालूम था, वो दिखता है शेयर प्राइस के अंदर। बाकी टाइम टू टाइम जो है चार्ट्स पे ट्रेडर्स एक्साइट हो जाते हैं, बात अलग है। लेकिन अगर आपने देखा है तो कंटिन्यूअसली अगर आप 2-3 साल का देखें तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि यहाँ वेल्थ क्रिएशन की कोई गुंजाइश नहीं बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस खबर का कोई विशेष इम्पैक्ट होगा। अगेन थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई हो तो, लेकिन इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि अव्वल इसमें था और इसको देख के वो डिसअपॉइंट हुआ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टू बिगिन विथ किसी इन्वेस्टर ने जो है विथ हिज आईज वाइड ओपन इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन 6% नीचे है इस समय। राकेश, जब हमने स्पॉट किया था तो 3% नीचे था, यानी 3% और खिसक गया है जब से हमने इस पे बात करनी शुरू करी है। ये बताइए जेपी एसोसिएट्स का चार्ट आपको कैसा लगता है? हेमंत, अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो क्लियरली नेगेटिव है। स्टॉक में पुलबैक भी जो आते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं ऊपर की तरफ, और जिस तरीके से ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हेमंत जी अगर किसी ने स्टॉक लिया है तो वो तो इस तरह की कि खबरों के लिए पहले से ही तैयार उसको होना चाहिए। तो साफ तौर पर कमजोरी होती दिख रही है। अब 11 रुपए के भी नीचे सिंगल डिजिट में आने की तैयारी है स्टॉक की। अब ये सिर्फ वक्त की बात है कि ये स्टॉक कब आपको सिंगल डिजिट में दिखता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अब भी वायदा कारोबार में बना हुआ है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से यूनिटेक के बाद शायद ये दूसरा, जेपी पावर भी है, इनकी एक कंपनी पहले आ गई थी। मतलब कम प्राइस वाले स्टॉक्स में 10 रुपए के आसपास यूनिटेक, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर यूनिटेक की लीग में जेपी एसोसिएट्स शामिल होने की बात कर रहा था। बिल्कुल। और अगर फ्लैगशिप कंपनी में डिफॉल्ट होता तो जाहिर सी बात है कि पूरे ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। M&M फाइनेंस यहाँ पर 1% के आसपास की कमजोरी होती दिख रही है। आज नतीजे आने वाले। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर? राकेश, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? अनिल जी, चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर से एक ऑलरेडी स्टॉक के अंदर एक सप्लाई बनी हुई है। ऊपरी स्तरों पे देखें तो 270 एक रेजिस्टेंस है और नीचे में 240, 245 एक सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है कि नतीजों से पहले अनिल जी यहाँ कोई नई पोजीशन लेनी चाहिए। काफी समय बाद अनिल जी, जैसे सुबह ब्लॉक डील में जैसे भी डिस्कस किया था, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के नजरिए से कहीं दाव लगाना है तो सबसे बेस्ट काउंटर एबीजी शिपयार्ड है और उसके बाद एस्कॉर्ट्स है। दोनों में एक अच्छी इंटेंसिटी के बड़े ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। एज अ डिस्क्लोजर आज मॉर्निंग में भी ये जो डील हुई है तो हमने अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करे हैं बाइंग के लिए। लेकिन अब टेक महिंद्रा, सबकी नजर इस पे रहेगी फणी। हमने देखा था कि प्रॉफिट वार्निंग इन्होंने दी थी, उसके बाद शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली थी। अब सोमवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। जो वार्निंग दी थी वो सब अब प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है या नहीं अभी? और ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टेक महिंद्रा से? देखिए, मुझे लगता है कि वार्निंग इस क्वार्टर के लिए डिस्काउंट हो चुकी है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली टेक महिंद्रा को देखें तो अभी भी 50% उनका बिजनेस जो है कम्युनिकेशन या टेलीकॉम वर्टिकल से आता है और वो जो वर्टिकल है वो लगातार प्रेशर में है। इनफैक्ट वो पिछले 5 सालों से प्रेशर में था, जो एक्सप्लेन करता है कि टेक महिंद्रा ने क्यों जाके सत्यम को एक्वायर किया। लेकिन 50% चूंकि अभी भी, पहले तो 100 था, अब वो 50 हो गया, अभी भी आता है और कम्युनिकेशन से और काफी बड़ा हिस्सा है। और अगर उसमें स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा तो बाकी 50% चाहे जितना अच्छा कर ले, आपको जो है ओवरऑल ग्रोथ दिखनी मुश्किल हो जाएगी। और कंपनी के इस समय अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है। ये जो है ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी के वैल्यूएशन के बराबर चल रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ उसके आसपास भी नहीं आएगी तो आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा इसमें डीरेटिंग की गुंजाइश है। ओके, तो ये राय आती हुई टेक महिंद्रा के स्टॉक पर। और इस बीच बाजार को देखें तो
मिड कैप इंडेक्स फिर से हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। एक डिप देखी थी हमने मिड कैप इंडेक्स में लाल निशान में जाते, और वहां से फिर से रिकवरी आती हुई दिख रही। तो मिड कैप इंडेक्स में इतनी कमजोरी है नहीं जितनी शायद आपको नजर आए। लेकिन स्पाइस जेट एक और स्टॉक है जिस पर एक चार्ट पर राय ली जाए। 6% स्टॉक अब चढ़ चुका है। खबर राकेश ये आ रही कि शायद कतर एयरवेज एक तो इनका टाई अप होने वाला है, दूसरा ये कि हो सकता है कोई इक्विटी स्टेक भी आगे चल के लेता हुआ नजर आए। चार्ट पर सिचुएशन बताएं, क्या दिख रहा है? अनिल जी, चार्ट्स पे क्लियरली संकेत है आने वाले समय में स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर आने कोई इसमें पोजीशन एक साल के हिसाब से लेता है तो 40 रुपीज के लेवल्स भी क्लियरली मुमकिन है। अनिल जी, चार्ट्स क्लियरली रिवर्सल का संकेत दे रहे हैं। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन होता है टेक्निकली। बड़े चार्ट्स पर बड़े स्तरों पर यह पैटर्न बन रहा है। 17 रुपए 18 रुपए पर एक बेस है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, और एक बार ये स्टॉक 25 रुपए के ऊपर क्लोजिंग लेगा तब एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तब एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। मुझे लगता है री रेटिंग की स्टोरी है, बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। राकेश, फणी, दीपेश, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आज आप देखिए ऑटो सेक्टर में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। 4 व्हीलर्स खासतौर पर टाटा मोटर, M&M, मारुति, ये वो स्पेस थी जो कल अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। आज कल के बाउंस के बाद आज यहाँ पर देखिए दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद ICICI प्रूडेंशियल AMC के MD और CEO निमेश शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे बाजार पर उनका नजरिया। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक के बाद 66 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान लगभग 20 अंकों का है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 1.4% की मजबूती बनी हुई है और छोटे शेयरों में भी उतनी ही तेजी का रुझान बरकरार है। लेकिन दिक्कत की बात बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी अब 0.5% इस वक्त आपको कमजोर होता हुआ नजर आएगा और यहीं से बाजार पर प्रेशर ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त का रुझान आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। एक्शन छोटे शेयरों में काफी बड़ा होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा सौदा होता दिख रहा है। 4% से ज्यादा हिस्सेदारी एडलवाइज की बदली है और ये 3 करोड़ 14 लाख शेयरों का बड़ा कारोबार हुआ है। काफी बड़ा सौदा कहा जा सकता है। 3 करोड़ 14 लाख शेयरों का कारोबार BSE पर एडलवाइज के स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है और 60 रुपए पर यह कारोबार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड में से एक ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के MD और CEO निमेश शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निमेश भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल बाजार के डायरेक्शन पर ही लेना चाहूंगा। पिछली बार आपसे जब बात हुई थी बाजार कमजोर थे और आप कह भी रहते कि खरीदारी करनी चाहिए, अच्छा मौका दे रहा है ये करेक्शन। क्या वैसी राय अब भी बरकरार है, खासतौर से तब जब हम लोअर लेवल से अच्छा रिकवर कर चुके हैं? हमने हमेशा ये जब भी लास्ट 6 महीना 7 महीना में आपके चैनल पे आया हूँ तभी हमने एक ही चीज बोली है कि अभी मार्केट्स आर वेरी फेयरली वैल्यूड। एक है इकोनॉमी पे नजरिया, एक है दुनिया पे नजरिया और एक है बाजार पे नजरिया। सो एज फार अगर मैं दुनिया का देखूं तो मुझे लगता है कि इतना डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट, हर चीज के दाम कम हो रहे हैं, तो इतना डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट हमारे मार्केट ने आज तक कभी देखा नहीं है। जो सब, वेदर इट इज कमोडिटीज, वेदर इट इज ऑयल, वेदर इट इज गोल्ड, जो भी हम कमोडिटी लेते हैं उनके दाम गिरते ही जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उसका एक इम्पैक्ट किस तरह से आएगा बाहर की कंट्रीज में, क्या जो कंट्रीज केवल कमोडिटीज सप्लाई करते हैं उनका क्या होगा, वेदर इट इज अ ब्राजील और रशिया। आई थिंक ये सब भी हमको बहुत देखना पड़ेगा। ब्राजील का पूरा इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड एक्सपोर्टिंग एग्री कमोडिटीज, और सब चीज के दाम गिर रहे हैं। तो उनका करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हालत होगा, उस पे इमर्जिंग मार्केट पे क्या व्यू निकलेगा। So there are so many sources of volatility in the world that one should be aware that दुनिया में अगर कुछ भी हो, अगर शायद इंडिया को फर्क नहीं पड़े इन द रियल इकोनॉमी सेंस, पर फाइनेंशियल मार्केट्स को जरूर फर्क पड़ते हैं। So दुनिया से वॉलेटिलिटी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। निमेश भाई, हम देख रहे थे कि आपने जापान में जाकर एक फंड लॉन्च किया। इस फंड के बारे में हमें बताइए और बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसे। मैं लास्ट वीक था जापान में और जिस तरह से लोग, वी डिड अ लॉट ऑफ रोड शोज इन जापान, जाके पूरे कंट्री में जाके हम लोगों को मिले हैं।
देयर इज लॉट ऑफ इंक्विजिटिवनेस ऑन इंडिया। लोगों को जानना है इंडिया में क्या हो गया, 1 साल मोदी सरकार को हो गई है, और इंडिया और इतने उनको हमारे आंकड़े बहुत अच्छे पते हैं। तो मैं किधर भी जापान में जाऊं तो उनको पता था कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट। उनको पता था ये, उनको पता है कि फिस्कल बहुत ठीक ठाक कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा फिस्कल डिसिप्लिन अच्छा आ गया इंडिया में। उनको पता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और इनका कुछ व्यू भी है कि कमोडिटी प्राइसेस बीइंग लो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब तरह से उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट, फिर भी ये कंट्री एक ही कंट्री है। मुझे वो लोग उन्होंने बोला कि दुनिया में एक ही कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट इतना ज्यादा 8% का इंटरेस्ट दे रही है या 7.75 का इंटरेस्ट रेट दे रही है। 10 ईयर GSEC बीन 7.75 रियली सरप्राइजेज देम इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज डिफ्लेशन गोइंग ऑन। एंड इंडिया का भी अगर WPI इंडेक्स तो नेगेटिव है और CPI भी जब 5% है, तो इतना पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट है that we saw a lot of interest that the Japanese had both on the equities as well as the debt markets. उनको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो मैंने देखा उनको फिक्स इनकम में बहुत इंटरेस्ट था और हमको वो नंबर्स में भी कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। जापानीज इन्वेस्टर्स फिक्स इनकम एज वेल एज इक्विटी, हमारे 3 फंड है जापान में जो हम एडवाइस करते हैं। यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है, कंजम्पशन का फंड है और फिक्स इनकम का फंड। 2 इक्विटी फंड से, एक डेट फंड है, और हमको काफी रुचि लगी उनको। आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि दोनों ही तरह की एसेट क्लासेस में इंटरेस्ट बन रहा है इस वक्त इंडिया में, इक्विटी हो चाहे डेट, क्योंकि ब्याज दरें कम होने वाली तो फिक्स इनकम भी अच्छा पैसा बना के देगा और इक्विटी को लेकर आउटलुक तो बेहतर है ही। फिर ऐसे में कौन सा आपका फंड एकदम बेहतरीन पोजीशन है, निमेश भाई ये बताएं, जहां इस दोनों ही तरह के एसेट क्लासेस का फायदा उठाया जा सकता है और जो बाजार वोलेटाइल होकर दोनों तरफ के जो मूव दे रहे हैं वो एक डायनामिक कॉल लेकर कौन सा फंड आप सजेस्ट करेंगे जहां पर इस तरह के मूवमेंट के लिए एकदम सही पोर्टफोलियो है? मैंने जो भी बोला कि मार्केट में इतना हमको वॉलेटिलिटी बहुत दिख रहा है नेक्स्ट 1 साल, उसके हिसाब से हमने एक रिटेल के लिए जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग फंड है इंडिया में, मैं आजकल लोगों को बाहर भी वही दिखा रहा हूं कि क्या होता है। मैंने देखा है जब मार्केट 29,000 क्रॉस करके ऊपर जाता है तब लोगों की बहुत इंटरेस्ट आता है इन्वेस्ट करने में, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली, और 27,000 के नीचे होता है तो थोड़ा फ्लोज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो एक चीज पूरे दुनिया में एक चीज सही है कि जब मार्केट्स ऊपर जाता है तभी बहुत सारा पैसा आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों का पैसा तो तभी आएगा, वो हमारी क्लियर होना चाहिए। तो हमने एक फंड निकाला है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये क्या करता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है और लोग पैसा देते हैं तो वो अपना एलोकेशन इक्विटी में कम कर देता है। जो मार्केट ऊपर है, हम प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट का हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं, रोज कैलकुलेट होता है ये प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट का, और अगर प्राइस टू बुक रेशियो हाई है हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, हम डेट में चले जाते हैं, और जब प्राइस टू बुक रेशियो कम हो जाता है तभी हम जाके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इक्विटी एलोकेशन कैन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 80। तो क्योंकि कस्टमर्स डायरेक्ट नहीं करते, कस्टमर उल्टा करते हैं। हमको सिखाया गया है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेच दो, पर कस्टमर क्या करता है, वो 29,000 के बाद अंदर आता है मार्केट में। तो इसीलिए रिटेल कस्टमर्स के लिए हमारे हिसाब से एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। वो पैसा दे दे वो फंड को, और कितना इक्विटी में डालना, कितना डेट में डालना हमारा फाइनेंशियल मॉडल्स डिसाइड करता है। और इसमें मंथली इनकम भी किसी का, हमको वी आर वेरी कॉन्शियस कि हमारा प्रोडक्ट एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के पास भी जा सकता है। तो एक रिटायरमेंट का पैसा भी अगर इसमें आता है और इसमें मंथली डिविडेंड पॉसिबल है, तो हमारे हिसाब से रिटायरमेंट के जैसा सेफ जिनको प्रोडक्ट चाहिए, जिनको वॉलेटिलिटी कम चाहिए, सेफ यानी वॉलेटिलिटी बात कर रहे हैं कि रिस्क कम चाहिए, तो ये दोनों तरफ से बैलेंस कर देता है, इक्विटी और डेट दोनों को। निमेश भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से इस समय संसद में लॉक जैम बना हुआ है, कामकाज ठप है, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं, ये बाजार किस तरह से रीड करेगा? और ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है 13 अगस्त से पहले GST बिल पास हो जाएगा? आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बिल को लेकर? मेरी ये एरिया में कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। हम भी देखते हैं जो आप देखते हैं, दुख तो बहुत होता है, जो होता है देखते हैं वो देख के, पर उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर लोगों को अपने पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के सिवा, तो कौन क्या कर सकता है। बट आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री
वी हैव लर्न टू मैनेज व्हाट टू डू विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। कि कंस्ट्रेंट्स तो है ही, हमारी डेमोक्रेसी का ये रियलिटी है कि ये जो हो रहा है वो होते रहेगा, इसके अंदर से हमको हमारे रास्ते निकालने हैं। So that's what I was trying to explain foreigners. They are also not able to understand that if there is a point, why would somebody, they asked me on this and we had to, it was very embarrassing to return. जब देश के बाहर देश को represent करते हैं और ऐसा सब जब सुनने में मिलता है तो embarrassing होता है, पर उससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई। पर देश तो हमारा, we are India, हमारा expectation realistic ही होना चाहिए और आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि बाजार में बहुत एबनॉर्मल रिटर्न जो लास्ट 1.5 साल में हुआ है उसकी उम्मीद आगे जाके नहीं करनी चाहिए। हमारा ये मुझे लगता है अभी मार्केट इज वेरी फेयरली वैल्यूड और यहां से अगर पैसा बनाना है तो कंपनीज की अर्निंग बढ़नी चाहिए। इन अ डिफ्लेशनरी एनवायरमेंट 2015-16 में उतना अर्निंग एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए, उतना ज्यादा अर्निंग नहीं बढ़ने वाला है। तो 2015-16 में लोगों को केवल इन्वेस्ट करना है क्योंकि 2017-18 में अर्निंग्स बढ़ने के अच्छे चांस है, 16-17 और 17-18 में, जिससे पैसा बन सकता है मार्केट में। तो आप 15-16 में इन्वेस्ट कीजिए और 16-17, 17-18 में आपके 3 साल के नजरिए से ही इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। अभी 6 महीने के नजरिए से नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, 3 साल से नीचे मार्केट में मत आइए। बिल्कुल, तो 3 साल का व्यू लेकर बाजार में पैसा लगाने का वक्त है। और अगर आप एक डायनामिक कॉल लेना चाहते हैं तो प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई बैलेंस फंड का डायनामिक ऑप्शन जो है वो आपके लिए एक सही निवेश हो सकता है इस बाजार के उतार चढ़ाव में। निवेश में बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार पर डालिए नजर, स्टेबल है बाजार इस वक्त 8,575 के आसपास ज्यादातर वक्त बिताते हुए बाजार 12 पॉइंट का मामूली नुकसान है निफ्टी में। सेंसेक्स 50-60 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स जरूर 1/4% मजबूत है। बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव ज्यादा है, 0.5% की कमजोरी थी, अब 0.5% की कमजोरी सिर्फ 1/4% की कमजोरी है, तो थोड़ी ऊपर नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आज sandeepsabarwal.com के संदीप सब्रवाल जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बाजार 50 अंक नीचे है। सेंसेक्स पर 10 अंकों का नुकसान निफ्टी में आपको नजर आएगा इस वक्त और शांत ट्रेड होता हुआ दिख रहा है आज हफ्ते के आखिरी दिन। बाजार में इंटरेस्टिंग लेवल है इस वक्त। आज 7,940 का हाई बनाने के बाद 8,640 का हाई भी हम बना चुके हैं, यानी कि नॉन स्टॉप अच्छी तेजी हो चुकी है 700 पॉइंट की निफ्टी में। अब इन लेवल्स पर बाजार वक्त बिताता हुआ दिख रहा है। पूरा हफ्ता लगभग इन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड किए। आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ आज sandeepsabarwal.com के संदीप सब्रवाल है स्टूडियो में। संदीप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या लग रहा है, बाजार बड़े इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है, क्या यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा है या नीचे? देखिए, मेरा व्यू तो बिल्कुल क्लियर है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा और जो वर्स्ट फेज था, खराब फेज था, वो निकल गया है। लोगों को बहुत ज्यादा चिंता है कि ये जीएसटी बिल पास होगा, पार्लियामेंट में क्या होगा। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखिए, पार्लियामेंट में ज्यादा कुछ होता नहीं, बस इंपॉर्टेंट बिल्स पास होने जरूरी हैं। तो अगर हमारा बेटा जो भी राइट सोचता है उसको ये तो लगता ही है कि जीएसटी बिल तो पास हो ही जाएगा, मतलब 80% जो सांसद हैं वो तो इसके हक में ही है। लैंड बिल को धीरे धीरे गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन उसकी कम करती जा रही है और मुझे नहीं लगता अभी किसी की भी एक्सपेक्टेशन है कि लैंड बिल इस सदन के इस सेशन में पास होगा। तो उस हिसाब से पार्लियामेंट से डिसअपॉइंटमेंट आने की उम्मीद मुझे लगता है कम है। तो हमें बाकी फैक्टर्स देखना ज़्यादा जरूरी है। तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मुझे लगता है इकोनॉमी में एक रिकवरी का दौर शुरू हो गया है। अगर हम सिस्टम लिक्विडिटी देखें, लिक्विडिटी इतनी अच्छी है, कॉल रेट रिपो रेट से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो लोगों को लगता है कि आरबीआई रेट कट करेगा या नहीं अगस्त में। लेकिन आरबीआई रेट कट करे या ना करे, वो एक तरह से मार्केट ने तो कट कर ही दिया है रेट। जिस तरह से मार्केट में कमर्शियल पेपर की अगर आप रेट देखें जिस तरह से गिरे हैं सीडी रेट्स, तो इकोनॉमी के लिए और जो मॉनसून पे एक कंसर्न था वो काफी कम हो चुका है। तो उस हिसाब से मुझे कोई ऐसा फैक्टर दिखता नहीं जिसके कारण मार्केट पे लोगों को नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, अगर हम व्यू ले कि लोग ग्लोबल फैक्टर्स के कारण नेगेटिव हो सकते हैं, तो ग्लोबल फैक्टर्स में अब एक फैक्टर जो लोग पकड़ के बैठे हैं वो फेड का रेट हाइक है। लेकिन फेड रेट हाइक तो होना ही है, इवेंचुअली जीरो पे रेट कब तक रहेंगे। और फेड रेट हाइक इसलिए होगा क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और वो रेट हाइक को सस्टेन कर सकती है। तो वो भी मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगता।
तो ये थोड़ा नेगेटिविटी मार्केट में अच्छा है, वही बुल मार्केट को सस्टेन करता है। ये बताइए, मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, आप कह रहे थे कि फार्मा कंपनियों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और अनाप शनाप तरीके से इनमें रैली भी देखी जा चुकी है। इस हफ्ते के अगर 2 बड़े एक्सीडेंट्स में आप देख रहा हूं तो आप देखिए 13% ल्यूपिन गिरा है, सन फार्मा प्रॉफिट वार्निंग पर इस पूरे हफ्ते 12% निकल गया है। अब कहां और दिक्कत आ सकती है तो अब सबने देख लिया, और इनके ऊपर अब आपका क्या व्यू है? देखिए, आज मैं एक्चुअली देख रहा था 52 वीक हाई स्टॉक्स के नाम, तो वैसे मुझे मार्केट काफी कंस्ट्रक्टिव ठीक लगता है, लेकिन जो 52 वीक हाई के स्टॉक्स हैं वो कंफर्ट नहीं देते, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको कंफर्ट हो ही नहीं सकता। कुछ नाम अब मैं क्या लूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। तो फार्मा में मुझे लगता है कि फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत लोगों को समझ नहीं आती, और ये मेरा बहुत समय से व्यू रहा है कि फार्मा में काफी कंपनीज में काफी कंसर्न है, क्योंकि फार्मा में ऑपरेटिंग मार्जिन जो अच्छी कंपनीज है अगर आप देखिए तो वो कैश रिच रहती हैं। ये सन फार्मा में कंसर्न होगा, उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन दिए, लेकिन वो कैश रिच कंपनी है, ऐसा नहीं है कि उसका डेट बढ़ता जाता है। ऐसे ही डॉक्टर रेड्डीज आप देखिए अच्छी कंपनी है, या लूपिन भी प्रॉफिट वार्निंग वगैरह जो भी हुआ होगा, लेकिन ट्रेडिशनली ये कैश रिच कंपनी रही है, तो हम उनके बिजनेस जो उन्होंने किया है उस पर कंसर्न नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत सारी मिड कैप कंपनीज फार्मा में ऐसी हैं जिनमें अगर आप देखिए प्रॉफिट आता है लेकिन डेट बहुत बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली वो कोई ना कोई एक्विजिशन करते हैं, या डोमेस्टिक कंपनी का या ओवरसीज कंपनी का, वो भी अनलिस्टेड कंपनी होती है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी होती है। तो ये सब चीजें एक तरह से ये एक तरीका होता है कि जिसमें एडजस्टमेंट होती है या बैलेंस शीट फंडा है रिसर्च करने का कि आप सेल्स बढ़ रही है खुश हो जाइए, लेकिन देखिए कैश बैलेंस शीट पे आ रहा है यानी खाली डेटर्स ही बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप लगाएं इन फार्मा कंपनी में, जाएं एक्विजिशन बड़े हो रहे हैं, और हमने देखा भी, नाम ना भी ले तो चलेगा, लेकिन ऐसी कंपनी को डाउनग्रेड भी किया रेटिंग एजेंसीज ने, और उसके बाद स्टॉक 10% रह गया अपने टॉप के बाद। और देखिए ऐसी ये चीज अगर हम आईटी में जाएं, आईटी में जो मिड कैप कंपनीज है हम ये चीज नहीं देखते। आईटी में मिड कैप कंपनीज एक्चुअली कैश जनरेटिंग होती है, तो वहां हमें ये इतना कंसर्न नहीं होता जितना फार्मा में होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेपी ग्रुप हमेशा से कंसर्न्स यहाँ पर रहे हैं, इनका जेपी पावर 10 के नीचे आ गया, एफएनओ में है। जेपी एसोसिएट्स भी आज तेज गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर एक रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इसको डिफॉल्ट रेटिंग दी है। लेकिन अब चिंता लोगों को ये हो रही है कि जिन बैंकों ने इनको कर्ज दिया है उनका क्या, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक्स, और हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हर रोज 200 करोड़ रुपए के आसपास की आप देखिए डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिलती है। कल भी हमने ऐसा ही देखा था। आज भी निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर आईसीआईसीआई बैंक ही है, 1.5% नीचे। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक की अंडर परफॉर्मेंस जो है वो लार्जली हम देखें तो जेपी ग्रुप से ही आई है, क्योंकि जेपी ग्रुप के कंसर्न के कारण ये स्टॉक चला नहीं है। तो जहां हम बैंक निफ्टी में हमने इतना ज्यादा रिवाइवल देखा है, करीब 8-10% रिवाइवल देखा नीचे से पिछले 1-1.5 महीने में, आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली नीचे ही गया है। तो इस प्राइस पे मैं कहूंगा कि इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक के मेरे व्यू में काफी डिसेंट है। इस साल इस क्वार्टर के नतीजों में हम देखेंगे कितना ये इसका रिकॉग्निशन करते हैं जेपी ग्रुप का, और उसके बाद से मुझे लगता है आईसीआईसीआई ठीक रहना चाहिए। तो चलिए इतनी दिक्कत वाली बात ना भी देखें, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में क्या अब भी मौका दिखता है आपको निवेश करने का इतने बड़े रनअप के बाद, या फिर अब देर हो चुकी है? जी मुझे नहीं लगता देर हो चुकी है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो प्राइस मूवमेंट देखते हैं कि प्राइस डबल हो गया। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन देखें, अगर हम ये देखें कि इनकी बैलेंस शीट में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है अगले 2-3 साल में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनीज अच्छी ही हैं। अब रिस्क क्या है इन कंपनीज में कि जब कैश जनरेट होगा, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हमने काफी देखा है कि ये जब कैश बहुत जनरेट होता है तो इसका इन्वेस्टमेंट जहां जाके करते हैं वो वैल्यू डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये चीज हमने ओएनजीसी में देखी है। ओएनजीसी विदेश के उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली वैल्यू क्रिएटिव नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये एक रिस्क है। तो अगर इस रिस्क से बचे रहेंगे ये, तब तक मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा ही करेंगे। हमने देखा था कि सरकार ने जब मैट के मामले पर आईटी कंपनियों ने एफआईआर को नोटिस दिए थे, उसके बाद एपी शाह की पैनल बना दिया था, उसकी रिपोर्ट आज पेश होने वाली है। आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिपोर्ट से, और आपको लगता है कि ये मसला अब सॉल्व होने के कगार पर है? जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सॉल्व होएगा ही, और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट खुश होगा फिर ये भी बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक स्टांस लेती है और कि हमें ऐसा टैक्सेशन करना है और ऐसा नहीं करना, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जो कोर्ट्स में कुछ केस पेंडिंग है वो रास्ते में आएंगे, क्योंकि कोर्ट्स भी कहेगी कि अगर गवर्नमेंट अगर ये स्टांस ले रही है तो उस स्टांस के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो ये कोई इतना बड़ा कंसर्न अब नहीं लगता।
ओके, क्रूड जिस तरह से लगातार गिर रहा है, संदीप जानना ही चाहता हूं कि चलिए ओएमसी की हमने बात की, जो क्लियर कट है, पता चलता है पेरेंट्स कंपनियां ओएमसी जिन्हें फायदा होता है, क्या कुछ और ऐसे स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं जिन्हें क्रूड की कमजोरी का फायदा मिलता और आगे चलते हुए उनके नतीजों में आपको एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी या फिर उसके डेरिवेटिव जो क्रूड के उससे उन्हें बेनिफिट मिलता हो, ऐसे कोई निवेश के मौके दिखते हैं आपको? मैं कहूंगा कि ये निवेश के मौके अक्रॉस द बोर्ड है, क्योंकि डायरेक्टली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखिए, बहुत सारी कंपनीज के ऑल टाइम हाई पे है, सेल नहीं इंप्रूव हो रही है लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑल टाइम हाई है। और इसी समय पिछले साल एग्जैक्टली एक साल पहले क्रूड 105 था, आज 55 है। तो वो उसका जो एक्चुअल बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को है वो अभी मिलेगा, अभी मिलना शुरू हुआ है। हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए तो इसका कंज्यूमर को इतना नहीं गया, लेकिन पूरी इकोनॉमी को तो है, क्योंकि जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया वो टैक्स कलेक्शन के कारण जो आपको टैक्स होना चाहिए था, जब उनकी बोरिंग ज्यादा होती मार्केट से, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते, वो तो कम हुए हैं। तो जो मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी है वो एक इस चीज का कारण भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा काफी अच्छा है, उनके टैक्स कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब सिनारियो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ठीक ही है। संदीप, ये बताइए कि आप क्योंकि बाजार पर बुलिश हैं, कहाँ मौके हैं इस समय फिर पैसा लगाने के और पैसा कमाने के? आप कौन से स्टॉक्स पर इस समय बेट कर रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप्स में तो मुझे लगता है कि बैंक्स में अगर हम देखें तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक अच्छे हैं। टेलीकॉम में हम भारतीय एयरटेल पे फोकस कर रहे हैं। ऑटो में हमारी होल्डिंग मारुति में है। L&T अभी भी हमें लगता है अच्छा है। कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसका थोड़ी वीकनेस है, तो रिजल्ट के बाद अगर लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो लार्ज कैप में मैं कहूँगा ये सब आइडियाज अच्छे हैं। और मिड कैप्स में हमारे जो पुराने आइडियाज ही हैं हम उनको ही होल्ड कर रहे हैं, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज हैं, उनका सारा FCCB कन्वर्जन अब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब स्टॉक पे प्रेशर नहीं रहेगा, वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। हिम्मत सिंह का सीड हमारा एक बड़ा होल्डिंग है, तो उसमें काफी अच्छा रैली आया और उसमें मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। प्राज इंडस्ट्रीज में एक बड़ा टर्न अराउंड और एक मतलब अलग लेवल पे जाने की उम्मीद है, तो वो स्टॉक भी अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट के कारण थोड़ा वीकनेस आए तो वो भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो ये ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जिनमें बिजनेस क्लैरिटी है आज के दिन। और इस बीच एक स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है PVR लिमिटेड, इस पर नजर रखिए। यहाँ पर 6 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर और इन 6 सौदों में लगभग 14-15% के आसपास की हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। काफी बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं। जो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ 60 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़े सौदे होते दिख रहे हैं, क्योंकि NSE पर स्टॉक वॉल्यूम देखिए 75 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार PVR में हो चुका है। अलग अलग रेट पर ये ट्रेड्स हुए हैं। आप देखिए शुरुआत हुई है 776 रुपए से, 2 सौदे वहां पर हुए 15 लाख और 18 लाख शेयरों के। उसके बाद 781 में हुआ है 6 लाख शेयरों का सौदा, 794 रुपए पर फिर 15 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। आखिरी बड़ा सौदा हुआ है 800 रुपए पर, जहां पर 2% हिस्सेदारी बदली, लगभग 8 लाख शेयरों का कारोबार यहां हुआ है। तो भारी भरकम वॉल्यूम इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। नतीजे भी बेहद शानदार थे। स्टॉक CLSA का 950 का टारगेट था इस पे कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक 3 साल में डबल हो सकता है, और आप देखिए उस दिन के बाद से एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली। बात यह है हेमंत की CLSA का इतना बड़ा टारगेट आने के बाद भी 10%, 8% नीचे मार्केट प्राइस से ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ये बड़े सौदे जो हो रहे हैं, हिस्सेदारी जो बदल रही है, अच्छे खासे डिस्काउंट पर होती हुई दिख रही है। संदीप, ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो क्या ये 8-10% की गिरावट खरीदारी का मौका है? जी, मुझे लगता है क्योंकि ये एल कैपिटल का सेल की बात आई थी तो उन्होंने प्राइवेट इक्विटी डाला था इसमें, तो मुझे लगता है उन्होंने बिकवाली की होगी और बाकी फंड्स ने ली होगी। डायरेक्शनली कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इनका एग्जीबिशन बिजनेस और इनका जो लीजर बिजनेस भी अभी इन्होंने शायद अनाउंसमेंट किया है मर्ज करने का, तो वो भी एक अच्छा एरिया है ग्रोथ का। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, काफी अच्छे आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है आज के दिन, तो लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव सस्टेन भी करते हैं जब कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। शुक्रिया संदीप आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और सारे स्टॉक्स और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजार शांत शुरुआत दिखाने के बाद स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं टाइट रेंज में हफ्ते के आखिरी दिन। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे सौदा आपका। नमस्कार।